चलिए, पिछली क्लास में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर हमारी बातचीत हुई थी। एनर्जी लेवल हाई रखना है, संविधान जैसा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सही जानकारी और समझ हो तो जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, सुना होगा कि जैसे घरों में कहा जाता है, भारतीय संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो कहा जाता है कि रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, है ना भाई। बहुत सारे जो महापुरुष है उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। इस तरह की बातें और ऐसा मोटिवेशन, ऐसा मार्गदर्शन आपको हमेशा से मिलता रहा होगा। मैं इसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूं और मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं, परंतु एक चीज मैं इसमें शानदार जोड़ना चाहता हूं, और ये कब से कि जैसे ही कोई स्टूडेंट क्लास 8 पास करके क्लास 9th में आ जाए तो क्लास 9th से ही भारत का संविधान जो है, किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, एक रामचरितमानस जैसी किताब समझ करके भारत के संविधान को जरूर पढ़ें। मतलब हम सभी को चाहिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, संविधान को समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार वो कौन से नियम हैं, वो कौन से कानून हैं, वो कौन से प्रावधान हैं जिससे हमारा देश चलता है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संचालित होता है। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए और स्वयं को किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकालने के लिए, कानून की जानकारी के लिए संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। हमें अपने परिवार में अपने सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को जरूर संविधान पढ़ने के बारे में कहना चाहिए। संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इवन मेरी आदत है किसी भी स्टूडेंट से, जैसे हमारा जो भी क्लासेस है, कोचिंग वगैरह है, मेरा कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स का आना जाना होता है, किसी भी नए स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता है ना, तो हमारी ही पब्लिश हुई द CGPSC कोच की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जिससे मैं आपको क्लासेस ले रहा हूं, मैं ये बुक जो है जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो उनको फ्री गिफ्ट करता हूं और निवेदन करता हूं कि जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़िए। परीक्षा के लिए नहीं, तैयारी के लिए नहीं, भारत के संविधान को समझने के लिए पढ़िए। क्योंकि मैंने जितना संविधान को पढ़ा, मैंने बहुत थोड़ा सा ही समझा है संविधान को, पर जितना मैं समझ पे आया, सच में विश्व का सबसे सुंदरतम संविधान है और वास्तविक में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भारत के संविधान से मिलता है। दो किताबें जीवन को सरल, सुगम और सहज बनाने में बहुत सहायता करती हैं। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। एक हुआ रामचरितमानस और दूसरा हुआ भारत का संविधान। ठीक है। महापुरुषों की जीवनी में कोई किताब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जरूर पढ़िएगा, जरूर जानने का प्रयास कीजिएगा। ये कुछ किताबें ऐसी है ना जो हर परिस्थिति में आपको सशक्त बनाती हैं। सच में ऐसा होता है। तो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर कल की क्लास में हमारी बातचीत हुई थी। आज हम आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि शोषण क्या होता है। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि शोषण क्या होता है ना भाई। तो शोषण मतलब इसको कई भागों में देखा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, उसके बाद राजनीतिक, ये सभी प्रकार से शोषण के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके मानसिक, सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक स्तर पर आपको क्षति पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो उसको बहुत सामान्य सरल शब्दों में हम शोषण समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यदि कोई शोषण आपका करता है तो अनुच्छेद क्रमांक 23 और 24 के माध्यम से उस शोषण से स्वयं का बचाव करने के लिए
मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं जब संविधान प्रवर्तित हुआ तब से। तो अनुच्छेद क्रमांक 23 और अनुच्छेद क्रमांक 24 ये दो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्पष्ट करते हैं। क्या बताया गया है? अनुच्छेद क्रमांक 23 समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत सरल है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, ये है अनुच्छेद क्रमांक 23। तो अनुच्छेद क्रमांक 23 के माध्यम से व्यक्ति की मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध अधिकार या संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आपको ये जानना होगा कि मानव दुर्व्यापार क्या है और बलात् श्रम क्या है। मानव दुर्व्यापार का मतलब है मानव शरीर का व्यापार करना, चाहे वह शरीर किसी भी आयु की हो। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जन्म लिए हुए बच्चों तक को चोरी करके बेच दिया जाता है, ठीक है। और जब तत्काल जन्म लिए हुए बच्चे से ही नहीं, मतलब कि 50-60 साल की उम्र के लोगों को भी उनका भी व्यापार कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो जो अपराधी होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किसी भी सीमा को लांघ जाते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। ये समाज में व्याप्त है और मैं समझता हूं, मैंने संविधान पढ़ने पढ़ाने और उसकी जानकारी रखने की बात इसीलिए की कि यदि आपको संविधान की सही समझ हो तो आप अपराध करने से बचोगे। दूसरे उसके बाद क्या होगा? आप अपराधी का साथ देने से भी बचोगे। उसके बाद क्या होगा? यदि आपके पास आपके आसपास अपराध कारित हो रहा है तो उसे आप रोकने में तत्पर रहोगे। ये संविधान का सबसे बड़ा फायदा है। संविधान को पढ़ने का, जानने का, समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है। तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव शरीर चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, स्त्री है, बच्चे हैं, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि पुरुष के शरीर का व्यापार नहीं होता, वो भी होता है, ठीक है। तो मानव दुर्व्यापार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। तो मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि गैर जमानती अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है, ठीक है। और इसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक। और इसी के अंतर्गत अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 जो है भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है और इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बलात् श्रम बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा, बलात् श्रम का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम करवाता है तो ये बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। और ऐसे भी उदाहरण वगैरह आए दिन आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिलते रहे हैं, आपने पहले भी कभी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, कि इतने मजदूरों को यहाँ वाले ईंट भट्टे में बंधक बना करके रखा गया इतने दिनों तक और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। सरकारी अमला गया और उन्होंने उन्हें आजाद कराया, स्वतंत्र कराया, छुड़वाया है। ये बलात् श्रम है। तो इच्छा के विरुद्ध यदि आपसे कोई काम करवाता है तो वो बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। और इसके अंतर्गत देखिएगा, कानून बनाया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से उनकी इच्छा से भी काम करवाना बलात् श्रम की कैटेगरी में आएगा। मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना पूर्णतः अपराध की श्रेणी में है। और इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया है। ये अधिनियम बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद क्रमांक 24 क्या है ये देखिएगा। तो अनुच्छेद क्रमांक 24 जो है, ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध रखा गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध रखा गया है। अनुच्छेद क्रमांक 24 मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों अथवा अन्य किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्यों में लिया जाना या नियोजन किया जाना प्रतिबंधित है अनुच्छेद क्रमांक 24 के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद क्रमांक 23 और 24 में जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद क्रमांक 23
मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद क्रमांक 24 बच्चों के कारखानों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में कार्य करने पर प्रतिबंध स्थापित करता है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है और दोनों अनुच्छेद जो है अलग अलग है। ये हुआ आपका अनुच्छेद क्रमांक 23 और 24। इसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद क्रमांक 25, 26, 27 और 28। तो चारों को तत्काल देखते हैं क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद क्रमांक 25 में है अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब आपने देखा होगा किसी को महामाया देवी का दर्शन करने जाना है रतनपुर, तो मन्नत मांग ली कि जमीन में लौटते लौटते जाऊंगा। तो अब जमीन में गोल 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 लौटते 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 लौटते, और कुछ लोग जमीन नापते नापते, और कुछ घुटने के बल, अब कई अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है। हम तो भाई बहुत सामान्य दृष्टिकोण से व्हीकल से जाते हैं, प्रणाम करते हैं और बिना कुछ मांगे वापस आ जाते हैं। उद्देश्य दर्शन करना और प्रणाम करना होता है, उद्देश्य मंदिर में जाकर के भगवान से कुछ मांगना नहीं होता है। ठीक है, खैर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है। तो भारतीय संविधान की ये बहुत शानदार विशेषता है कि अपने धर्म को मानने की, अंतःकरण मतलब अपने मन से किसी भी स्तर पर उसको मानने की, उसका पालन करने की, अबाध रूप से किसी भी प्रकार से जैसे चाहो वैसे अपने धर्म को पूर्णतः आपको मानने की स्वतंत्रता है। यही नहीं, उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। जहां चाहो वहां आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म के अनुयायी बना सकते हो, अपने धर्म में नए लोगों को जोड़ सकते हो। तो हमारे यहाँ भारत जो है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब किसी भी एक धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान नहीं किया गया है संविधान द्वारा। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को अंतःकरण एवं अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये कहता है अनुच्छेद क्रमांक 25। फिर समझिएगा अनुच्छेद क्रमांक 26 बहुत महत्वपूर्ण है, और 26 को 26(1), 26(2), 26(3) और 26(4 कैसे समझिएगा। 25 में धर्म को अंतःकरण और अबाध रूप से माना, और 25 से ही उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। अब प्रचार करने से समझ में आता है कि अब मेरे धर्म से 50 लोग जुड़ गए हैं, तो उन लोगों को जोड़ के रखने के लिए अब किसकी आवश्यकता है, एक धार्मिक संस्था की आवश्यकता है। जैसे कि आश्रम हुआ, मंदिर हुआ, या कोई और ऐसी धार्मिक सोसाइटी हुई, है ना भाई। तो कुछ भी ऐसी संस्था को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो यही अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 26 देता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब धार्मिक कार्य और उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए आप अपनी किसी भी प्रकार की संस्था की स्थापना कर सकते हो, और उसको पोषण करने के लिए, पोषित करने के लिए कौन कौन से धार्मिक कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे उसका निर्धारण या उन विषयों को आप प्रबंधित कर सकते हो। कि कथा करवाया जाएगा जजमान के घर, ये वाली पूजा करवाई जाएगी, वो वाली पूजा कराई जाएगी, व्हाटएवर। तो इस तरह से आप संस्था खोल सकते हो, संस्था स्थापित कर सकते हो, उसका पोषण करने के लिए विषय का निर्धारण कर सकते हो। 26(1). 26(2) क्या कहता है, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंधन। तो 25(1) से धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हो, 26(2) से आप धार्मिक कार्यों के लिए विषयों का प्रबंधन कर सकते हो। और यहां पर देखिएगा ये 26 है ना, 26(3) से जंगम एवं स्थावर संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन। मतलब कि अब उस धार्मिक संस्था को बनाए रखने के लिए आप स्थायी संपत्ति भी खरीद सकते हो संस्था के नाम से। और 26(4) कहता है कि अपनी धार्मिक संस्था को चलाने के लिए विधि अनुसार, ध्यान रखिएगा, विधि अनुसार आप प्रशासन कर सकते हो, एक पूरा प्रशासनिक तंत्र का निर्माण कर सकते हो। ये सारे अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 26 प्रदान करता है। और अनुच्छेद क्रमांक 27 क्या कहता है, किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक कर आरोपित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, धार्मिक धर्म हेतु कर देने से मुक्ति।
तो अनुच्छेद क्रमांक 27 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए राज्य को आपको किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं देना है। और देखा भी होगा हमारे देश में किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का रिलीजन टैक्स मतलब धर्म आधारित कर जो है हमसे नहीं लिया जाता। तो कर मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद क्रमांक 27 के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, कि कोई भी राज्य जो है धर्म विशेष या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कर आरोपित नहीं करेगा। और अनुच्छेद क्रमांक 28 क्या कहता है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध है। मतलब राज्य सरकार की जो भी शिक्षण संस्थानें होंगी, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, तो राज्य की जो भी शिक्षण संस्थानें होंगी वहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक उपासना नहीं कराई जाएगी, उस पर प्रतिबंध स्थापित किया गया है। इसलिए क्योंकि शिक्षण संस्थानों में अलग अलग धर्मों के विद्यार्थी होते हैं, तो सभी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। जो जिस धर्म का पालन करना चाहे निश्चिंत होकर के करे, ऐसी व्यवस्था संविधान के माध्यम से। इसीलिए शिक्षण संस्थानों में धर्म की धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध किया गया है। पर ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थानों में। अब जैसे क्रिश्चियन स्कूल वगैरह हैं, वहां पर आप देखिएगा हफ्ते में एक दिन शिक्षा दी जाती है, गुरुद्वारे में हफ्ते में एक दिन 2 दिन क्लासेस दी जाती है, तो वो जो है राज्य पोषित संस्था की कैटेगरी में नहीं आता है ना भाई। तो अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, संस्था स्थापित करने, वो सबकी छूट तो पहले से मिल ही रही है। ये हुआ आपका अनुच्छेद क्रमांक 25, 27, 27, 28। ठीक है, बहुत सरल है इसको जानना समझना। और जैसा मैंने आपको बताया है, बुक का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक आध हफ्ते के अंदर हॉस्टल वार्डन कंप्लीट सिलेबस की जो बुक है, ध्यान रखिएगा, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स वगैरह आए। मार्केट में किताब बहुत सारे हैं, किताबों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा और अनुभव किया उसमें किसी भी किताब में सिलेबस से ज्यादा जानकारी दी गई है। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस में जो कहा गया है उतने की तैयारी करें और गंभीर होकर के जबरदस्त तैयारी करें। तो अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जो सिलेबस है सिर्फ उतना ही उससे संबंधित ही कंटेंट के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक बुक होगी। मतलब उस बुक में कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, सामान्य अध्ययन से लेकर के बाल मनोविज्ञान तक का सबका पूरा नोट्स रहेगा। और एक ही बुक, वो अकेले बुक 100% आपके सिलेक्शन के लिए कारगर सिद्ध होगी। इस तरह की बुक जो है हमारे द्वारा रेडी की जा रही है, तो बहुत जल्दी वो उपलब्ध हो जाएगी। और बुक मिलने के बाद इन क्लासेस को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि बुक सामने रखकर इस क्लास को आप दोबारा देखें। आप महसूस करेंगे कि आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम याद होते जा रही हैं और बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। अब देखिए अनुच्छेद क्रमांक 29 और 30, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो अनुच्छेद क्रमांक 29 क्या कहता है? अनुच्छेद क्रमांक 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो यदि अल्पसंख्यक क्या है, तो यदि किसी एक क्षेत्र में किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या की तुलना में अत्यंत कम हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में मान लो 1 लाख लोग रहते हैं और 1 लाख में 90,000 आपका 900 जो लोग हैं वो पूरे के पूरे मान लो हिंदू हैं और मात्र 100 लोग जो हैं वो मुस्लिम है, तो इस क्षेत्र विशेष के लिए मुस्लिम वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक होते हैं या सिर्फ हिंदू ही अल्पसंख्यक होते हैं। उस क्षेत्र में निवास करने वाली किसी धर्म को मानने वाली आबादी जो है यदि बहुत कम है, तो उस आबादी को, उस धर्म को मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद क्रमांक 29 के माध्यम से संविधान में मूल अधिकार में इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा है या लिपि है या अपनी विशेष संस्कृति है,
उसे बनाए रखने का अधिकार भारतीय संविधान उनको प्रदान करता है। और अनुच्छेद क्रमांक 30 ये कहता है कि अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन का अधिकार जो है उनको प्राप्त है। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद क्रमांक 29 और 30। बहुत सरल है, बहुत सरल है, कोई परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 31 संपत्ति का अधिकार पहले शामिल था, अब यह मूल अधिकार में न होकर के कानूनी अधिकार में शामिल हो गया है। तो 44 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाते हुए संवैधानिक अधिकार घोषित करते हुए भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसको शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है, मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 32, और अनुच्छेद क्रमांक 32 के साथ ही हमारा मूल अधिकार वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। और जो 6 मूल अधिकार मैंने आपको बताए उसका सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद क्रमांक 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मूल अधिकार अपना संरक्षण स्वयं करता है। ये कौन बताता है? अनुच्छेद क्रमांक 32 बताता है। कैसे बताता है समझिएगा। अनुच्छेद क्रमांक 32 में 5 ऐसे रिट हैं। क्या है? 5 ऐसे रिट हैं। ये जो रिट हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ही जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा और किसी भी न्यायालय द्वारा ये जो न्यायिक रिट हैं वो जारी नहीं किए जा सकते। और अनुच्छेद क्रमांक 32 में के माध्यम से न्यायिक रिट जो है प्रदान किया गया है। इस न्यायिक रिट का उपयोग करते हुए यदि मूल अधिकार का कहीं पर भी अतिक्रमण होता है या उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायिक रिट का प्रयोग करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण ले सकते हो। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 32। तो इसके संबंध में कुछ और तथ्य जानना आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय कोई दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या उसके हृदय की संज्ञा दी हुई है। इसके अंतर्गत 5 रिट जारी किए जाते हैं और उस 5 रिट में सबसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कार्पस। आप में से लगभग सभी लोगों ने दृश्यम मूवी जो पार्ट 1 है वो जरूर देखी होगी, अजय देवगन की। नहीं देखी है तो यूट्यूब में देख लीजिएगा। ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक है। तो मूवी मतलब स्टडी में आप चाहते हो कि आपका एनर्जी लेवल बना रहे, तो जिस काम को करने से, चाहे वो मूवी देखना हो, घूमना हो, या खाना खाना हो, या पढ़ना हो, या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना हो, तो जिस भी कार्य को करने से आपको मानसिक शांति मिलती है उसको जरूर करें। मेंटल पीस बहुत जरूरी होता है पढ़ाई करने के लिए। पहली आवश्यकता मानसिक शांति है और दूसरी आवश्यकता जो है वो फिजिकल स्टेट है। तो मेंटल पीस, फिजिकल स्टेट बढ़िया होना चाहिए। और इसके बाद फिर वर्कआउट, मतलब कि पढ़ाई, गाइडेंस, कंटेंट, बुक्स, कोचिंग, कंटेंट, ये सब चीजें आती है। यदि ये दोनों चीजें आपके पास स्टार्टिंग में नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किताबें ही मेंटल पीस दे देती हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो दृश्यम मूवी की मैं बात इसलिए कर रहा था कि बीच में उसमें एक जगह एक सीन आता है, ठीक है, जिसमें एक लड़के को पुलिस उठा करके ले जाती है, होटल में बैठे रहते हैं, अजय देवगन आता है, फिर उनको कहता है कि मूवी में देखते हुए, उसने भी ये सीन किसी मूवी में देखा था, हेवियस कार्पस लगा दो कोर्ट में जाकर के। ठीक है। तो वो हेवियस कार्पस लगाते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है। तो जो भी उस लोकल थाने का जो एसआई वगैरह होता है, या है ना भाई, वो
खुन्नस खाने लगता है अजय देवगन से, ऐसा बीच में एक मूवी में सीन है। वो मैं आपको स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, ये वही हेवियस कार्पस है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 रिट मिलते हैं उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिट है हेवियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत न्यायालय कहता है सशरीर उपस्थित करो, सशरीर उपस्थित करो। तो यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है या वह व्यक्ति कहीं गायब हो गया है, गुम हो गया है, एक उदाहरण के लिए जैसे मैंने देखा, मैं बताऊं कि आपका कोई सगा संबंधी, दोस्त, मित्र, यार कोई जो है वो अचानक से गायब हो गए। अब वो ढूंढने से मिल ही नहीं रहे। आप कई बार लोकल थाने वाने सब जा करके देख चुके हो, नहीं पता चल रहा है, तो बढ़िया तरीका होगा आप हाई कोर्ट में हेवियस कार्पस लगा दो। फिर न्यायालय आदेश देकर कहेगी कि इस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करो हेवियस कार्पस के अंतर्गत। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा था वो अब सुनने लगेगा और वो इस काम को करने लगेगा, क्योंकि अब आदेश न्यायालय से आया है। अरे बात समझ में, तो ये वही हेवियस कार्पस है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। ध्यान रखिएगा, एक आदेश के रूप में होता है, तो जिसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा गया है तो न्यायालय 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने को कहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब गिरफ्तारी का कारण यदि असंतोषजनक है या गैर कानूनी है, यदि अवैध गिरफ्तारी हुई है तो न्यायालय उस व्यक्ति को तत्काल छोड़ने का आदेश दे सकता है। ये जो रिट है ये सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, है ना भाई। तो यदि हिरासत, किस परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट काम नहीं करेगा? हिरासत यदि या गिरफ्तारी जो है कानून सम्मत है, मतलब कानून के अंतर्गत, जैसे कोई अपराध कारित कर दिया फिर गिरफ्तार हुआ है तो फिर उसको छोड़ने को नहीं कहा जाएगा। न्यायालय में स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी नहीं है। या कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो तो भी रिट काम नहीं करेगा। न्यायालय के द्वारा हिरासत में भेजा गया हो तो भी ये रिट काम नहीं करेगा। या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुआ हो, आपने रिट लगाया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में और गिरफ्तारी हुई है उड़ीसा राज्य में, तो उड़ीसा राज्य जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो ऐसी परिस्थिति में ये रिट काम नहीं करेगा। आपको परीक्षा के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, हेवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय कहता है सशरीर उपस्थित करो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक न्यायिक रिट है। हेवियस कार्पस एक न्यायिक रिट है। फिर परमादेश, परमादेश के अंतर्गत न्यायालय कहता है हम आदेश देते हैं। क्या कहता है? हम आदेश देते हैं। ये न्यायिक रिट नहीं है, ये नियंत्रणकारी रिट है, नियंत्रणकारी रिट है। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि परमादेश किस प्रकार का रिट है, तो ये नियंत्रणकारी रिट है। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक रिट नहीं है, हेवियस कार्पस न्यायिक रिट है। इसके द्वारा न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकार को जारी किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सार्वजनिक अधिकारी वगैरह को यह जारी किया जा सकता है। कौन सा आदेश? परमादेश। इसके अंतर्गत न्यायालय क्या कहता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो यह जो है कब होगा? यदि कोई अधिकारी उसके कार्यों को नकारने के संबंध में उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, जैसे नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह सब हुआ, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य से इसे जारी किया जा सकता है। तो निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता, या ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है इनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता। तो बाकी ये जो मैंने आपको सभी बताए इनके विरुद्ध परमादेश जारी हो सकता है। न्यायालय कहता है परमादेश के माध्यम से हम आदेश देते हैं कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कीजिए। ठीक है, तो यदि कोई शासकीय अधिकारी अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उस परिस्थिति में आप परमादेश रिट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है अगला आपका प्रतिषेध। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी
नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध आपका जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता। ठीक है, तो परमादेश कब जारी नहीं हो सकता? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, किसी निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता। जो गैर संवैधानिक विभाग है उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, ऐसा जरूरी नहीं तब परमादेश जारी नहीं हो सकता। संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, मतलब आप जैसे सीजीपीएससी या हॉस्टल ऑर्डर वगैरह में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहला 3 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, संविदा समय बोलते हैं इसको। प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपका नियमितीकरण होता है, रेगुलर होते हैं जॉब में भी। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड के टाइम में आपके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था इसलिए क्योंकि चयन होने के बाद लगभग 3 साल तक आप काम को सीखते हैं। ठीक है, आपको सिखाया जाता है, ऐसा मानना है प्रशासनिक तंत्र का। ठीक है, फिर देखिएगा तीसरा कौन सा है, तो वो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना। इसमें क्या होता है, ये जो है न्यायालय द्वारा ही दूसरे न्यायालय को जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, न्यायालय द्वारा ही दूसरे न्यायालय को जारी किया जाता है। तो किसी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है कि कौन सा रिट, प्रतिषेध रिट। क्यों? यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य करता है, जैसे मामला जो है वो बिलासपुर न्यायालय का है, मामला जो है वो बिलासपुर न्यायालय का है और उस मामले पर सुनवाई कोरबा न्यायालय कर रही हो, तो प्रतिषेध रिट का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट जो है कोरबा न्यायालय को रोक देगा, क्योंकि कहेगा कि मामला आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। अरे बात समझ में, ये है आपका प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन, रोकना। फिर देखिएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में प्रमाणित करना या प्रमाणिक होना या सूचना देना। प्रतिषेध में न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को सीधा रोक देती है और उत्प्रेषण में न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये जारी करता है पूर्णतः सूचित करो। तो इसमें क्या कहेगा, प्रतिषेध में सीधा रोक देता है, लेकिन उत्प्रेषण में सूचना मांगता है, कहता है पूर्णतः सूचित करो। तो यह भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसको जारी करेगी? अधीनस्थ न्यायालय को जारी करेगी। ठीक है, और क्या कहेगा? पूर्णतः सूचित करो। किसी भी मामले की जानकारी अपने पास मंगानी है तो फिर हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को आदेश देते हुए उत्प्रेषण रिट का प्रयोग करते हुए कह सकता है। ठीक है, और फिर पांचवा और अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा। इसमें न्यायालय द्वारा पूछा जाता है किस अधिकार से। तो यदि किसी भी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई काम किया जाता है तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी करते हुए पूछता है किस अधिकार से इस कृत्य को या कार्य को आपने किया या कर रहे हो। आ रही बात समझ में? ये 5 रीट है। अनुच्छेद क्रमांक 32 के अंतर्गत ये 5 रीट आपको याद रखने हैं। बाकी आप पूर्णतः निश्चिंत रहे, संविधान से लेकर के जितने भी संभावित प्रश्न बनने की संभावना है उन प्रश्नों के माध्यम से जरूर मैं आप लोग की और प्रैक्टिस कराऊंगा। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड कर ले आप, और उसमें हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन कोर्स जिसमें मैं अभी सिर्फ 99 रुपीज की फीस में आपको एडमिशन उपलब्ध करा रहा हूं। उसमें कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यूट्यूब की क्लास और उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें डिफरेंस ये है कि यूट्यूब में जो क्लासेस हो रही है उसमें हमने जो कमिटमेंट दिया हुआ है, जो नया सिलेबस जारी हुआ है, जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके मुताबिक सारी चीजों को पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो थ्योरी वाला जो पूरा पार्ट है वो यूट्यूब पे यहाँ पे हम निःशुल्क रूप से करा रहे हैं। तो ये सारी क्लासेस तो आपको इस कोर्स में मिलेगी ही। इसके अलावा क्या होगा, जैसे ही मैथ्स और कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसकी संभावना लगभग 10 अप्रैल तक कंप्लीट होने की है, उसके बाद हमने योजना बनाई है कि 11 अप्रैल से डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से एप्लीकेशन में
एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज 1.5 से 2 घंटा करवाएंगे आप लोगों की। आप लोग सभी जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया है, लाइव इस एमसीक्यू सेशन को रोज हमारे साथ ज्वाइन करना। मैं और सौरभ सर दोनों डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेंगे और ये क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस करवा सके, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रिपरेशन करवा सके, सिर्फ यही उद्देश्य है हमारा। तो 10 अप्रैल तक इसकी फीस जो है वो 99 ही है और 11 अप्रैल से जो है यह कोर्स अपने कंप्लीट फीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 अप्रैल तक बिल्कुल इसको ज्वाइन करें और इसका फायदा आप उठाएं। यदि आप इस लेक्चर को 10 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो भी मैं कहूंगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार आप चेक करें और यदि फीस मिनिमम है, आपको ज्वाइन करने की इच्छा है तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद क्रमांक 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन में ही अवेलेबल है। बस आपको गूगल प्ले स्टोर से द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करना है और लगातार टेस्ट देते रहने हैं। जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, उसमें हम टेस्ट के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे आप लोगों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। एनर्जी लेवल हाई रखिए, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने पिछली क्लास में भी आप लोग को बताया था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत जल्द एक और नोटिफिकेशन आएगा हॉस्टल वार्डन को लेकर के और 600 पदों पर फिर से भर्ती आयोजित होगी। इसकी संभावना मेरे अनुभवों के मुताबिक लगभग अगले वर्ष है। तो यदि इस समय आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस यही होगा, पैटर्न यही होगा, तो उसका फायदा आगे भी जाकर के आपको और मिलने वाला है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।